नमस्कार दोस्तों। बड़े जोर शोर से हमारे प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था और जब उद्घाटन किया तो बड़े बड़े दावे किए गए कि ये इतने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सड़क बनी है, ऐसी बनी है, इससे ये होगा वो होगा। 4 दिन गुजरे, 4 दिन में ही सड़क टूट गई। हालात ये है, और ये ऐसा नहीं है। इसके पहले आपको याद होगा जो एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था, वो एक्सप्रेसवे का पूरा जो काम कंप्लीट हुआ था वो आकर के कंप्लीट हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई थी। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष और आगरा के मेयर की कंपनी ने उस सड़क को बनाया था, जो अखिलेश जिसका श्रेय भी लेते हैं कि उन्होंने उस सड़क का 90% काम कंप्लीट कराया था। तो जो 10% काम भारतीय जनता पार्टी के समय में पूरा हुआ और जिसका काम भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की कंपनी ने किया, वो भी ऐसे ही टूट गई थी। लेकिन चलिए, वो थोड़ा देर में टूटी, ये तो चौथे ही दिन टूट गई। इसके पहले आपको याद होगा कि जो है प्रधानमंत्री बेंगलुरु गए थे और बेंगलुरु में 23 करोड़ रुपए की सड़क उनके सिर्फ आने की यात्रा के लिए बनाई गई थी। और ये 3.6 किलोमीटर सड़क महानगर पालिका ने बनाई थी और इस सड़क में बेंगलुरु कैंपस का हिस्सा थी। और इसे जो बनाया गया था 23 करोड़ रुपए में, प्रधानमंत्री की एक दिन यात्रा के लिए, वो सड़क प्रधानमंत्री के जाने के चौथे दिन टूट गई। तो आप समझिए कि इस तरीके से, और बीचों बीच सड़क में बड़ा खड्डा हो गया और यह स्थिति हुई, उसमें एक बाइक सवार जाकर के गिर भी गया। तो यह घटना हुई। इसके बाद में एक तीसरी और घटना की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम पर जो बना, कवर्धा जगह है गुजरात में, और कवर्धा में जो है सड़क बनी और सारी चीजें, और उसके बाद किसानों के खेतों से होते हुए और वहां पर जो है बारिश हुई, एक बारिश भी नहीं झेल पाई और सड़क टूट गई। तो आप ये समझिए। और रोहतक के यदि बात करेंगे, भदाना वाया रोहट और ककरोई मार्ग है, वहां पर जो है सड़क बनाई गई, उसमें तारकोल और मिट्टी मिला करके और बना दिया गया और पूरी टूट गई। आप समझिए 3.25 करोड़ रुपए की ये सड़क थी। तो मैं ये एक उदाहरण बता रहा हूं कि इस तरीके से धांधलियां हो रही हैं, सरेआम हो रही हैं, वो हो रही हैं जहां पर खुद प्रधानमंत्री जाते हैं और प्रधानमंत्री खुद चीजों को लेकर के करते हैं। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ भी आप जान लीजिए। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि तमाम सारे जो दावे वादे किए जाते हैं और उनके बाद में नतीजा ये निकलता है कि तमाम सारी चीजों में पैसा बर्बाद किया जाता है। चंडीगढ़ जैसे जगह पर किस तरह से पैसा बर्बाद किया गया हम सबको पता है। हम सबको पता है कि किस तरीके से यहां पर कैमरे लगाने के नाम पर घोटाला हुआ है। यहां पर जिन चीजों की जरूरत थी, न सड़कें सही है, न कुछ और सही है, जो चंडीगढ़ बेस्ट सिटी होता था वहां सब बर्बाद है। लेकिन उसके बावजूद कैमरे लगाने पे सारा पैसा खर्च हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कैमरे जब लगेंगे तो, और वो कैमरे लगाने वाली कंपनी जो है अमित शाह के परिवार से जुड़ी हुई, और चूंकि अमित शाह के परिवार का उसका रिलेशन है, इसलिए उसको कंपनी को कई सौ करोड़ के जो है कैमरे लगाने की अनुमति दे दी गई। आपको और बता दूं, प्रधानमंत्री की सर्वप्रिय जो है स्मृति ईरानी एक मंत्री है, और उन मंत्री ने आरटीआई में जवाब दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट है एरिज रोड्रिग, और इन्होंने जो इंफॉर्मेशन मांगी कि जून 29 को उन्हें इंफॉर्मेशन मिली एक्साइज डिपार्टमेंट से कि एक जो है उसका लाइसेंस रिन्यू किया गया है पब और रेस्टोरेंट का, और उसका जो किया गया है वो यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी के कहने पर करना पड़ा। और जिसका वो था, जिसके नाम से वो लाइसेंस बनाया गया, वो आदमी इस दुनिया में नहीं है। वो 2021 के मई में इस दुनिया से जा चुका है। मतलब करीब करीब 1.25 साल हो चुका उसके मरे हुए। तो मतलब आप ये समझिए कि मरे हुए व्यक्ति के नाम से किस तरीके से जो है लाइसेंस रिन्यू हो जाते हैं, और वो रिन्यू कराने पहुंच भी जाता है, साइन भी कर देता है, सब कुछ हो जाता है।
तो आप समझिए कि किस तरीके से फ्रॉड रचा जाता है और किस तरीके से कराया जाता है, क्योंकि मंत्री जी ने कहा है। आपको याद होगा बुलेट ट्रेन की बहुत बात होती है। बुलेट ट्रेन से मिलती जुलती स्पीड में उसकी आधी स्पीड की गाड़ी तेजस चलाई गई। तेजस चलाई गई कहां? गुजरात में अहमदाबाद से मुंबई चलाई गई और जो है लखनऊ से दिल्ली चलाई गई। ये ट्रेन चली और इस ट्रेन में स्थिति यह है कि करीब करीब 17 करोड़ रुपए का घाटा दोनों जगह हो गया। और एक बार मतलब ये दोनों 2 सालों में उसने जो घाटा उठाया वो तकरीबन 35 करोड़ और 35 करोड़ मतलब 70 करोड़ का करीब करीब घाटा है। आप एक तरफ कहते हैं रेलवे जो है घाटे में जा रही है, इसलिए सीनियर सिटीजन के हक छीन लेंगे, दूसरे और तमाम रियायतें छीन लेंगे, सब चीज कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह से करके कुछ लोगों को फायदा दे रहे हैं। और रेलवे कैटरिंग सर्विसेज को जो है ये ट्रेनें चलाने का काम दिया गया। उनके जरिए पैसा जो है कौन लगा रहा है? बाहर के जो कारपोरेट लगा रहा है। तो एक प्रकार से उस निगम के जरिए किस तरीके से खेल किया जाता है, पैसे का वो खेल। तो पैसे के खेल का देखिएगा, बाकी बैंकों के घोटाले, राफेल घोटाला और दूसरे घोटालों की क्या बात करें। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला चल रहा है, और ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में। देश में एक भी तबादला आज की डेट में मेरिट में नहीं होता है। उसके लिए आप कहीं संघ के किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं, वो कुछ लेता देता है, या आप भाजपा के किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं, वो कुछ लेता देता है, और वो फिर आपको लेकर के जाता है किसी के पास। फिर वो आपको कहता है कि ऐसे नहीं होगा, आप एक काम करिए, इतने पैसे पार्टी फंड में किसी से जमा करा दीजिए, उसकी रसीद दे दीजिएगा, और इतने इस तरीके से हमें दे दीजिए, और ये सब हो जाएगा। कमोबेश ये। तो इस तरह से घोटाले होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ परेशान किनको किया जाता है? जो विपक्ष के दल, विपक्षी दल। क्यों? क्योंकि वो आप पर आवाज उठाते हैं, आपकी तमाम सारी कमियों को उठाते हैं और चीजें दिखाते हैं। जब सच दिखाते हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है और उसके लिए करते हैं। आप देखिए कि कल सोनिया गांधी 3 घंटे उन्होंने ईडी ऑफिस में लगाए, जिसमें बताया जाता है कि 2 घंटे उनसे पूछताछ। पूछताछ में जो सबसे बड़ी चीज है, सोनिया गांधी ने साफ साफ कहा कि आपको जो पूछना है पूछिए। 2 घंटे बाद ईडी के दफ्तर बोले कि नहीं, अब हमें कुछ नहीं पूछना है, आप जा सकती हैं, हमारे पास अब आपके लिए कोई सवाल नहीं है। सोनिया गांधी का नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रात 9 बजे तक जो है आपके सवालों का जवाब दे सकती हूं, क्योंकि मुझे 9 बजे दवा खानी होती है और दवा खाने के बाद फिर मुझे आराम करना होता है, जो डॉक्टर का डायरेक्शन है, प्रिस्क्रिप्शन। उनका नहीं, हमें आपसे नहीं पूछना है। उनका नहीं, जो पूछना है पूछ लीजिए, आप फिर बार बार परेशान करेंगे और बार बार खुद परेशान होंगे और हमें भी करेंगे, हमारे लोगों को भी करेंगे। आप समझिए वो नहीं थे आप। क्यों? क्योंकि पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े थे, और सोनिया गांधी भले ही अकेले अंदर थी, लेकिन उनके साथ देश के पूरा देश का एक बड़ा तबका खड़ा था। उतना ही बड़ी आबादी खड़ी थी जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उतनी आबादी खड़ी थी, उतने लोग लड़ रहे थे। तो ईडी दफ्तर में अफसरान की स्थिति यह थी कि हमारे पास आपके लिए सवाल नहीं है, और सोनिया गांधी कहना था जो पूछना है पूछ लीजिए। इसको लेकर के जयराम रमेश ने बताया भी कि किस तरीके से और क्या उन्होंने कहा और क्या नहीं कहा। अब आप समझिए, आज हमारे देश में पूरा देश जब उस समय सड़क पर था, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर और कांग्रेस मुख्यालय के अंदर और दूसरी जगह तमाम सारे लोग थे। तमाम सारे लोगों को थानों में गिरफ्तार करके ले जाया गया था कि हाँ साहब ये है। पूरे देश में हर प्रदेश मुख्यालय पर जो है कांग्रेस के लोग थे, प्रदर्शन कर रहे थे, या फिर उन्हें थानों में, जेल में या कहीं पर भी ले जाया गया था। तो ये स्थिति थी। सोनिया गांधी असल में एक परंपरा की वाहक। इसको लेके चंदन बाहू बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं सोनिया गांधी एक परंपरा की वाहक है। यह परंपरा चलती है गांधी से, महात्मा गांधी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, सरदार पटेल से, मौलाना अबुल कलाम आजाद से, जो पाप से घृणा करती है, पापी से नहीं। वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। ज्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत है। बंगाल के 2 बड़े राजनीतिक बापू के सख्त विरोधी थे, शहीद सुहावर्दी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सुहावर्दी के बंगाल की जनता मारने पर उतारू थी।
उसे बापू ने अपने बगल में खड़ा किया और उसकी जान बचाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोगों ने बापू पर हमला किया, वही बापू मुखर्जी को पंडित नेहरू की सरकार में मंत्री बनवाते हैं। तो आप समझिए, हाल की घटना पर आइए। अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरह से रोग से ग्रसित थे, किडनी और दूसरी प्रॉब्लम थी, और इलाज के लिए उनके पास उतना धन नहीं था कि वो इलाज करा सके विदेश जाके, तो क्या हुआ, सोनिया गांधी के, इन्हीं सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी ने उन्हें विदेश भेजा और इस सिस्टम के तहत भेजा कि जिससे कि उनका पूरा इलाज मुफ्त हो जाए, उनका एक पैसा खर्च ना हो और आराम से पूरी टेक केयर हो जाए। तो आप समझिए, आज जिस विषय पर ईडी आज सवाल कर रही है, नरेंद्र मोदी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर, वो हेराल्ड अखबार जिसने देश की आजादी के लिए क्या किया है, हर कोई जानता है, ये एक स्वर्णिम इतिहास है। और यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया वो है कि जब महात्मा गांधी ने 18 मार्च 2022 को अहमदाबाद में अपने अखबार यंग इंडिया में एक लेख लिखा और उस लेख पर उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें जब मजिस्ट्रेट के जज के सामने ले जाया गया तो जस्टिस ब्लूमफील्ड थे, उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप माफी मांग लीजिए तो हम इसी आधार पर आपको छोड़ देंगे। तो फील्ड की अदालत में जब ये गांधी जी पर आरोप लगाया गया और सारी चीज थी, और उन्होंने जस्टिस ने कहा कि आप इस पे बचाव में कुछ कहना चाहेंगे, बापू ने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने यंग इंडिया में जो लिखा है उस पर कायम हूं और आगे भी लिखता रहूंगा। अगर यह लिखना अपराध है तो हम अपराधी हैं और आप भी जितनी भी सख्त सजा देना चाहें दे सकते हैं। तो आप समझिए, तब जस्टिस ब्लूम जो है फील्ड ने क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। इस अदालत में आप जैसा विलक्षण कैदी इससे पहले न कोई आया था और शायद न कोई आएगा, लेकिन आपको 6 साल की कैद की सजा सुना रहा हूं। अगर अंग्रेज सरकार आपकी इस सजा में कुछ भी कटौती करेगी तो सबसे पहले सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। तो यह एक इतिहास है। तो आज ईडी जब सोनिया जी से कह रहा था कि हमारे पास आपसे पूछने के लिए कोई सवाल नहीं है, तो आप समझिए तो मानसिकता जस्टिस ब्लूमफील्ड वाली ही बिल्कुल थी। क्यों? ब्लूमफील्ड की मजबूरी थी सत्ता के आगे झुके होने की, उनके नौकर होने की। और आज ईडी की भी वही स्थिति है कि ईडी मजबूर है, जानती है कि कोई अपराध नहीं किया है, कोई भी गुनाह नहीं है, और जो यंग इंडिया है, जो राहुल गांधी ने जिसको आगे खड़ा किया है, वो गांधी जी के उस पर है। और जो नो प्रॉफिट कंपनी है, वो नो प्रॉफिट कंपनी पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने प्रॉफिट गेन कर लिया। तो आप समझिए, धन शोधन कर लिया। जो पैसा बैंक के जरिए सारा लेन देन हुआ है, एक पैसा भी कैश नहीं हुआ है, उस पर ये आरोप लगते हैं। और उसके बाद में देश की एक 76 साल की महिला को, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित भी है और अभी कोविड से उठी है, पोस्ट कोविड कितनी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सबको पता है, बावजूद इसके उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया जाता है। आप सोचिए, सम्मान कहां है, देश कहां है? उन्होंने कोई हत्या नहीं की है, नरेंद्र मोदी की तरह से दंगे और फसाद नहीं कराए हैं, किसी को मारा नहीं है, वो 1000 या 2000 या 50,000 लोगों के मरने की जिम्मेदार नहीं है। उन पर आप आरोप लगा रहे हैं। उसी कंपनी जो एजेएल है, नेशनल हेराल्ड की कंपनी, वो कंपनी भी उन्हीं की है, कांग्रेस पार्टी की है, और कांग्रेस पार्टी ही उसे 90 करोड़ का लोन देती है और कांग्रेस पार्टी ही वह लोन बाद में माफ कर देती है, और कांग्रेस पार्टी ही उस अखबार को फिर से खड़ा करने के लिए यंग इंडिया कंपनी को फिर से सौंपने की बात करती है, और यंग इंडिया उसे संभालने की बात करता है, फिर से शुरू करने की बात करता है, क्योंकि देश की आजादी का वो अखबार है और उसका बड़ा योगदान है, उसे खत्म नहीं होना चाहिए। ये इतिहास है हमारा, स्वर्णिम इतिहास। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपके यहां, और आप आरोप क्या है कि उन्होंने, जिसकी 1 रुपए की संपत्ति ट्रांसफर नहीं हुई, जिसमें 1 रुपए का भी पैसा राहुल गांधी या सोनिया गांधी को ट्रांसफर नहीं हुआ, जिसमें कहीं कुछ नहीं है, कोई सेल कंपनी नहीं है,
बावजूद इसके आप परेशान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बेइज्जत करना चाहते हैं उन्हें जो आपसे सवाल करते हैं, जो चोर नहीं है, बेईमान नहीं है। जब आप सत्ता में नहीं आए थे तब आप बार बार कहते थे कि स्विस बैंक में सोनिया का पैसा है, स्विस बैंक में गांधी परिवार का पैसा है, स्विस बैंक में ये है, और अब तो स्विस बैंक का डाटा भी आपके पास आ गया। 1 रुपया आप नहीं उनका दिखा पाए, तो आप समझिए 1 रुपया उनका गलत नहीं निकाल पाए हो, कुछ नहीं हो, फिर उसके बाद कभी आप उनके इनकम टैक्स भेजते हैं, कभी सीबीआई में केस कराते हैं, कभी कोर्ट में कराते हैं, और अब आप ईडी को लगाए हुए। ठीक है, आप कीजिए, लेकिन आपको एक चीज देखना पड़ेगा, कांग्रेस वो है जिसने इस देश को ताकत दी है, कभी सूचना के अधिकार के रूप में, कभी खाद्य सुरक्षा के रूप में। आप उन सबको भूल जाएंगे? आप किस तरीके से आप मिटा देंगे भूख के खिलाफ? जो आज 80 करोड़ लोगों को आप भोजन खिला पा रहे हैं, क्यों आप 5 किलो अनाज दे पा रहे हैं? क्योंकि सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी ही वो लेकर के आई थी, वो एक्ट लेकर के आई थी जिसके बूते इस देश के किसी व्यक्ति को भूखे नहीं मरना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इस देश के लिए, सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश के लोग आज भी भूखे मर जा रहे हैं, और भूखे मर रहे हैं तो ये सरकार से ज्यादा और किसके लिए होगा? तो आप लेकिन उसका प्रचार करके चुनाव जीतते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर आप परेशान करते हैं उन्हें जिनके बूते आप खड़े हैं। आज आप प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इतना संविधान बनाया, इतना अच्छा बनाया, इतनी अच्छा लोकतंत्र बनाया कि आप प्रधानमंत्री बन सके, एक आदिवासी राष्ट्रपति बन सके। तो आप समझिए, जब ऐसी स्थिति होती है तो सवाल होता है कि आपने क्या दिया है? आपने दिया है तानाशाही, आपने दिया है भुखमरी, आपने दिया है बेरोजगारी, आपने दिया है बेकारी, आपने दिया है भ्रष्टाचार, और उन पर आरोप लगाते हैं, उनकी जांच कराते हैं। आप अपने लोगों की जांच भी कराने को तैयार नहीं होते। यदि आपको डर नहीं है तो क्यों नहीं जांच कराते? क्यों नहीं सच आने देते हैं? क्यों नहीं प्रस्तुत करते हैं? क्योंकि आप डरते, और आप डरते हैं सच बोलने वालों से, इसलिए उन्हें आप डराने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो परंपरा का वाहक होता है वो डरता नहीं है, क्योंकि गांधी नेहरू एक परंपरा है। वो कोई 16,000 करोड़ के प्लेन से नहीं चलते हैं, 8-8 हजार, 8.5 करोड़ के प्लेन से। वो 5 जो है 10 लाख के कपड़े नहीं पहनते हैं, उसका सूट नहीं पहनते हैं, वो लाख रुपए किलो का मशरूम नहीं खाते हैं, वो उन महंगी चीजों को नहीं खाते हैं, वो सिंपल से रहते हैं, बिल्कुल साधारण से। और सोनिया गांधी ने तो भारतीय परंपरा को अपनाया है, यूरोपियन नारी, और आकर के भारत में वो पूरी तरीके से भारतीय नारी, भारतीय नारियां भी आज उस तरह से नहीं रहती हैं जैसे वो रहती है, और परंपरा का पालन करती है। राहुल गांधी बिल्कुल जिसे कहेंगे निश्चल, और पूरी तरीके से कभी भी कुछ भी जीन्स पहन लिया, कुछ पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया और चल दिए। जनता की बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते। वो केजरीवाल की तरीके से सिंगापुर जाने की जिद नहीं करते हैं कि हमें घूमना है, जबकि मेयर की कॉन्फ्रेंस है और उसमें मुख्यमंत्री जाना चाहिए। वो यदि विदेश भी जाते हैं तो अपने पैसे से जाते हैं। आप समझिए, और आप उनका कुछ नहीं। तो यह स्थिति है। आपने प्रियंका गांधी और वाड्रा को परेशान किया था इस बात के लिए कि आपकी टिकट किसी ने कराई। अरे भाई, कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को वो करती है कि हाँ, टिकट जो भी एजेंसी होती है उसको भेजती है, वो कराता है। इस पर आपने, ईडी ने कितने समय तक उन्हें दौड़ाया था? सबके सामने सीबीआई ने दौड़ाया, और आज तक आप कुछ नहीं निकाल सके। न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न सोनिया गांधी, न रॉबर्ट वाड्रा, न किसी अन्य के खिलाफ। तो गांधी परिवार के खिलाफ एक लेस मात्र भी आप कालिख नहीं लगा पाए, इसलिए आप यूं परेशान कर रहे हैं। यही आपका चरित्र है, क्योंकि आप गोडसे को मानते हो, आप सावरकर को के अनुयायी हो, आप गांधी को नहीं, आप पटेल को नहीं, आप नेहरू को नहीं जानते, सुभाष बोस को नहीं जानते, आप चंद्रशेखर आजाद को नहीं जानते, आप भगत सिंह को नहीं जानते। आप तो उनकी चाटुकारिता करने वाले, अंग्रेजों और सत्ता की गुलामी करने वालों को जानते हैं, उनके सेवक।
यही वजह है कि आप में रीढ़ नहीं है, उनमें है। इसके साथ अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। सच को पहचानिए, जानिए, बेहद जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।